गुड आफ्टरनून 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस में जो अनपढ़ लोग होते थे उन तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए राजनीतिक पार्टी के लोग प्रतीकों का उपयोग करते थे, चिन्हों का उपयोग करते थे और चिन्हों के माध्यम से पत्रों में या पोस्टरों में उसे छाप कर उन तक अपने विचारों को पहुंचाते थे। इसके बाद हमने फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में पढ़ा था। इसी के आगे अब हम पढ़ेंगे कि जोकोबिनो को सो कुलौत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। इस टोपी के बारे में हम प्रतीक के चिन्हों में पढ़ चुके हैं, मतलब प्रतीक के रूप में जो राजनीतिक प्रतीक है उसके बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो लाल टोपी होती है वो कौन लोग पहनते हैं, जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनो ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। उसने क्या किया? 10 अगस्त की सुबह महल पर धावा बोल दिया और राजा के जितने रक्षक थे सबको मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक कैद रखा। बाद में असेंबली में शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, को मत देने का अधिकार दे दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत ही कर दिया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश जब करेंगे तो आप पाएंगे कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। उनमें से एक ये भी था। अब लुई सोल्वे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का वहीं हश्र हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे आतंक का राज। 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन हो या पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी के सदस्य और उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर क्या कर दिया जाता था? कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली एक मशीन होती थी, जिस पर उस अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। इस तरह की सज़ा वहाँ के दोषियों को सुनाई जाती थी और इस तरह का कार्य होता था। ये भी आतंक के रूप में ही शामिल है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। अब राशन की दुकान पर क्या बिकने लगा? गोश्त और पाव रोटी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अब क्या किया गया? जो किसान अनाज शहरों में लाते थे बेचने के लिए, उनको सरकार ने क्या कर दिया? एक कीमत तय कर दी और उसी कीमत पर उन्हें क्या करना पड़ता था? बाज़ार में जाकर अनाज को बेचना होता था। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली
समता रोटी नामक खाना अनिवार्य कर दिया गया। अब जो साबुत गेहूं से बनी रोटी होती थी जिसका नाम क्या था, समता रोटी, उसे खाना अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की जा रही थी। मॉन्सियोर यानी महाशय, मदाम यानी महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयन यानी नागरिक और सितोयन यानी नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके भवनों पर बैरक और दफ्तर बना दिए गए। जहाँ चर्च होते थे वहाँ पर क्या बना दिए गए, दफ्तर और बैरक। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक ही त्राही त्राही करने लगे, वो भी इसकी नीतियों से परेशान हो गए जो इसका समर्थन कर रहे थे। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया, बंदी बना लिया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या है, एक ऐसी मशीन जो दोषी व्यक्ति है उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। यहाँ पर इसका चित्र भी दिया है, ये कौन है, रोबेस्पियर। अब पढ़ेंगे हम डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जोकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब फिर से संविधान बदल गया। संपत्तिहीन यानी जिनके पास संपत्ति नहीं थी उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाने लगा। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। अब 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जोकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता रहता था, आपस में ये लड़ते रहते थे और परिषद फिर क्या हो जाती थी, जब ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती थी तो परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता था और ज़्यादातर बर्खास्त करने की चेष्टा की जाती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने नैतिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब इसका फ़ायदा किसको मिल गया, नेपोलियन को, जो ये सब देख रहा था। अब उसका मार्ग, उसका रास्ता साफ हो गया था। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। और इसका यहाँ पर एक अच्छा सा चित्र भी दिया है कि जनता की वफादारी हासिल करना चाहिए। क्रांतिकारी सरकार ने एक आयोजन किया और ये गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने का प्राचीन यूनानी और रोम सभ्यताओं का प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का ये चित्र दिया है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।